हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबों की तैयारी। आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में समझेंगे। आज जानेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो संविधान सबसे पहले देखें तो संविधान को इंग्लिश में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और संविधान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? तो एक है, पहला है सम और दूसरा है विधान। सम धन विधान। तो सम का मतलब होता है सम यानी बराबर, एक जैसा, और विधान यानी क्या होगा? विधान यानी होगा कानून। सम यानी बराबर और विधान यानी कानून। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि वैसा नियम कानून जो सबों पे समान रूप से लागू हो। वैसा नियम कानून जो सबों पे समान रूप से लागू हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, सब पे समान रूप से लागू होगा। यानी यह नियमों और कानूनों का संग्रह होता है। यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के नियम और कानून संग्रहित होते हैं, जिसे हम लोग संविधान का नाम देते हैं। संविधान प्रत्येक देश के लिए अपना अपना संविधान होता है। तो हम लोग भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे, हम लोग अपने देश के संविधान के बारे में जानेंगे। तो संविधान के बारे में जानकारी लेने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे। आइए देखते हैं। तो भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। तो आप सभी जानते हैं कि वर्षों तक हमारा देश भारत अंग्रेजों के गुलाम रहा है और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन आजादी से पूर्व ही भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इसी भारतीय संविधान के निर्माण के दौर में कुछ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काल हुए जिनको हम लोग भारतीय संविधान का पृष्ठभूमि बोल सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन क्रिया प्रारंभ कर दी थी। तो भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा हुआ, जिसके सदस्य प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुने गए। यानी भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और संविधान सभा की दूसरी बैठक ठीक उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। अब बात आता है कि कोई भी बैठक तभी संपन्न होती है जब उसके कोई अध्यक्ष हो। तो उस समय अभी कोई अध्यक्ष चुने नहीं गए थे, लेकिन इस संविधान सभा में सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति, सबसे उम्रदराज व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अब बात आती है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी कहां से थे? तो बिहार के बक्सर से थे। और ठीक 2 दिन बाद जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को ही अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। तो इस प्रकार संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अब बात आती है कि संविधान को अंगीकार कब किया गया, यानी संविधान को अपनाया कब गया। तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान अंगीकार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949। जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा अपनी इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्म अर्पित करते हैं। तो वही वाला 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकार किया गया। अब बात आती है कि संविधान को तो अपना लिया गया, लेकिन देश में लागू कब से हुआ? तो संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को।
26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू कर दिया गया। अब पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का पूरा जो बैठक हुआ और संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इस प्रकार संविधान की कुछ महत्वपूर्ण बातें रही। अब उसमें देख लेते हैं कि संविधान में क्या क्या चीज दिया हुआ था। तो संविधान में 3 चीजों का समूह है और ये चीज है कौन कौन से? अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां। अब अनुच्छेद क्या कहलाता है, भाग क्या कहलाता है और अनुसूचियां किसे कहते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल्स वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को बता दें कि अनुच्छेद जो होता है कानून होता है, नियम होता है, और भाग जो होता है, भाग इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई बुक है तो बुक का चैप्टर हो सकता है, यानी भाग क्या है तो भाग उसका चैप्टर हो सकता है। और अनुसूचियां क्या है? अनुसूचियां वो नियम कानून है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार मोटा मोटी तौर पे आप लोगों को बता दिए हमने कि अनुच्छेद क्या होता है, भाग क्या होता है और अनुसूचियां। तो जब संविधान बनके तैयार हुआ तो उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 395 थी। 22 भाग हैं। संविधान के भाग को भी हम लोग डिटेल्स वीडियो में पढ़ेंगे। अब अनुसूचियों की संख्या, तो अनुसूचियों की संख्या, तो जब मूल संविधान तैयार हुआ था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी और बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। इस प्रकार 8 और 4 मिलके कुल टोटल 12 अनुसूचियां अभी वर्तमान संविधान में है। तो आइए आज हम लोग इन्हीं अनुसूचियों के बारे में देखते हैं, इन्हीं अनुसूचियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखा जाए कि प्रथम अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले अनुसूची में, संविधान के प्रथम अनुसूची में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है। देश के सभी 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है। अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, ये घटते बढ़ते रह रहा है। आप लोग इसके बारे में केवल यही ध्यान रखेंगे कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में विवरण दिया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है भाई? तो दूसरी अनुसूची में देखते हैं कि विभिन्न पदाधिकारियों और संसद मंत्रियों के वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में दिया गया है। अब बात आती है वेतन क्या होता है, भत्ता क्या होता है, पेंशन क्या होता है। तो वेतन तो आप लोगों को पता है, लेकिन भत्ते क्या होते हैं? तो इसको इंग्लिश में अलाउंसमेंट बोलते हैं। जैसे टेलीफोन भत्ता, गाड़ी भत्ता, ये सब भत्ते हुए, यानी विशेष प्रकार की जो सुविधाएं दी जाती है वही भत्ते कहलाते हैं। और पेंशन तो आप सबों को पता ही है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों या मंत्रियों, सांसदों के शपथ के बारे में दिया गया है। इसमें शपथ की चर्चा की गई है। और चौथी अनुसूची क्या है? तो चौथी अनुसूची में देश के सभी राज्यों में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में दिया गया है। और 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। 6ठी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय तथा मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय तथा मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारों के बारे में दिया गया है कि केंद्र के पास कितनी शक्तियां होगी और राज्य के पास कौन कौन सी शक्तियां होगी। इन सभी शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है। 8वीं अनुसूची में देखें तो 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में विभिन्न जो भाषाएं हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है।
यहां तक मूल संविधान में था। और 9वीं अनुसूची से जो अनुसूची जोड़े गए हैं, बाद में जोड़े गए हैं, ये 9वीं अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन में 1951 में जोड़ा गया था। तो 9वीं संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित उपबंध को जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल को जोड़ा गया है और 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित विभिन्न बातों को बताता है। ग्राम पंचायत से संबंधित विभिन्न उपबंधों के बारे में बतलाता है। और लास्ट 12वीं अनुसूची जो कि नगर पंचायत के बारे में बतलाता है। इस प्रकार हम लोगों ने 12 अनुसूची को कवर किया। लेकिन ये तो अब याद कैसे रखा जाए, तो याद रखना तो कठिन बात है, लेकिन इसको भी हम लोग चुटकियों में याद करेंगे। कैसे, तो देखते हैं कि प्रथम अनुसूची, तो हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देश तो सर्वोपरि है। देश में देख रहे हैं कि देश में सभी राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो प्रथम अनुसूची में क्या होगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही मुख्य रूप से होंगे, इसलिए प्रथम अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी मिलेगी। इस प्रकार हम लोग प्रथम अनुसूची को याद कर लेंगे। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची में कहने का मतलब कि आज तो सब काम पैसे से हो रहा है, तो दूसरी अनुसूची में पहले पैसा, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बाद क्या, तो पैसा। तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते तथा पेंशन के बारे में हो गया। अब तीसरी अनुसूची, तो कुछ काम भी कर लिया जाए, जब पैसा मिल गया तो अब कुछ काम कर लिया जाए। तो शपथ दिलाया जाता है कि हमको इस पद की गोपनीयता रखनी है या अपनी कर्मनिष्ठा से इस पद का निर्वहन करना है। तो इस प्रकार तीसरी अनुसूची में हम लोग याद रखेंगे कि शपथ के बारे में है। अब आती है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची भारत के चारों तरफ जो राज्य हैं उन राज्यों का राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में, सीटों के बंटवारे के बारे में। अब 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची प से 5वीं, अब प से पंच परमेश्वर, प से 5वीं और प से पंच परमेश्वर। तो कहने का मतलब कि अनुसूचित जाति और जनजाति। तो देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र जो है वो आम जनजीवन से कुछ कटे हैं, तो उनके बारे में भी कुछ ना कुछ उपबंध होना चाहिए, उनको भी आम जनजीवन से जोड़ना चाहिए। तो इनको जोड़ने के लिए देखिए उन सभी क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में। अब बात आता है छठी अनुसूची। तो ये भी अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र ही है, लेकिन विशेष रूप से कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मेघालय और यहां मिजोरम होना चाहिए। तो इसको याद कैसे रखेंगे, ATMM। इस ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे कि छठी अनुसूची में हम लोग ATMM क्षेत्र के बारे में, प्रशासन के बारे में उपबंध को याद रखेंगे। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जैसे जनजातीय क्षेत्रों के बारे में जो विशेष उपबंध किया गया है, इससे हम लोग छठी अनुसूची याद रखेंगे। अब आता है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, 100 से 7वीं आप लोग याद रखे होंगे, 100 से 7वीं और 100 से समवर्ती, 100 से 7वीं और 100 से समवर्ती। तो समवर्ती सूची आएगा कहां भाई, तो सूचियां 4 प्रकार की होती हैं। पहले तो 3 ही थे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 थे, लेकिन अब अपशिष्ट सूची भी है। वैसे अपशिष्ट सूची और समवर्ती सूची एक ही है, लेकिन अब जोड़ा गया है अपशिष्ट सूची। तो 100 से 7वीं और 100 से समवर्ती से आप याद रखिए कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। और 8वीं मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख है, अ से 8वीं और 22 भाषाओं के बारे में। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 9वीं, जो पहले संविधान संशोधन में हुआ था, किसके बारे में, जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी आप लोगों को पहले से पता होगा कि जमींदारी उन्मूलन के कारण ही जमींदारी व्यवस्था के कारण ही आप लोग देखे होंगे कि संथाल विद्रोह या और भी जनजातीय विद्रोह जो हुआ था,
सभी न कहीं जमींदारी व्यवस्था से त्रस्त होकर ही हुआ था। इसलिए जब जमींदारी उन्मूलन किया गया तो किस अनुसूची के तहत? तो 9वीं अनुसूची के तहत। अब बात आती है 10वीं अनुसूची, 10 से 10 और 10 से दल बदल। तो 10वीं अनुसूची भी याद कर सकते हैं। अब आया 11वीं और 12वीं। 11वीं और 12वीं अनुसूची को चुटकियों में याद कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों पंचायत से संबंधित है। ये दोनों पंचायत से संबंधित है। और हम लोग पढ़े हैं भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता गांव में निवास करती है। तो सबसे पहले 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के बारे में, गांव किसको प्यारा नहीं लगता है, तो सबसे पहले हम लोग किसको प्राथमिकता देंगे? गांव को। तो 11वीं अनुसूची में कौन सा? ग्राम पंचायत। और 12वीं अनुसूची नगर पंचायत या नगर पालिका के बारे में बताया गया है। आशा करते हैं आप लोगों को ये अनुसूची से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें समझ में आई होगी।